जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के पैरामीशियम पर चलते हैं, जहां हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ है संयुग्मन। अब बेटा ये संयुग्मन हम किस पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है ये हम किस में पढ़ रहे हैं, पैरामीशियम। किसमें? पैरामीशियम में संयुग्मन, कंजुगेशन इन पैरामीशियम। देखो अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, कंजुगेशन इन पैरामीशियम। क्लियर बात है। तो हम कंजुगेशन किस में पढ़ रहे हैं, पैरामीशियम। अच्छा, कंजुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कंजुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि बार बार द्विभाजन करने से केंद्रक क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए केंद्रकों के पुनर्गठन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, संयुग्मन की। तो हम लिख देंगे यहां पे केंद्रकों के पुनर्गठन के लिए। किसके लिए? केंद्रकों के पुनर्गठन के लिए, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, संयुग्मन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, संयुग्मन की प्रक्रिया किसने बताई? तो हम यहां पर एक नाम लिखेंगे, हर्टविग व मोपासने। किसने बताई बेटा? हर्टविग व मोपासने क्या बताई, संयुग्मन। कंजुगेशन प्रोसेस किसने बताया, हर्टविग व मोपासने। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि द्विभाजन अलैंगिक प्रोसेस है, जबकि संयुग्मन क्या है, लैंगिक प्रोसेस है। तो आपको एक चीज यहां भी याद रखनी है कि संयुग्मन कौन सा प्रोसेस होगा, लैंगिक विधि द्वारा। किसके द्वारा होगा बेटा, लैंगिक विधि द्वारा होगा। क्लियर बात है। अब ये जो लैंगिक विधि है, इसमें हम पढ़ते हैं कि एक नर की आवश्यकता होगी और एक मादा की आवश्यकता होगी। विदाउट नर, विदाउट मादा के लैंगिक जनन संभव ही नहीं। तो हमें अलग अलग जीव चाहिए, जबकि पैरामीशियम तो एक ही है। तो हम क्या कहेंगे, अलग अलग मैथुनी आकर के जुड़ जाती है। तो यहां एक पॉइंट और मैन रखना है हमें कि अलग अलग मैथुनी आकर जुड़ती है। यानी कि दो पैरामीशियम एक दूसरे से आकर जुड़ते हैं, जो अलग अलग मैथुनी होते हैं, अलग अलग लिंग के होते हैं। तो उनमें आसानी से क्या होगा, संयुग्मन होगा। अब बेटा मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बनाता जाऊंगा और आपको समझना है। 13 से 14 पॉइंट पढ़ेंगे संयुग्मन के लिए। तो मैं एक एक चीज को समझाता हूं। यहां से अपन पेज करते हैं, यहां से हम थोड़ा सा मार्कर की साइज कम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे एक पॉइंट बनाता हूं और मैं यहां पे दो पैरामीशियम बना लेता हूं। ये दो पैरामीशियम रेडी है। तो बेटा मैं क्या कहूंगा यहां पे कि यहां पर एक तो छोटा केंद्रक होता है, एक तो क्या होता है, छोटा केंद्रक। और हमने क्या कहा था आपको बेटा, एक कौन सा केंद्रक होगा यहां पे, बड़ा केंद्रक। ये की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि पैरामीशियम में एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक होता है। ये जो छोटा केंद्रक है बेटा, इसको मैं नाम दूंगा माइक्रोन्यूक्लियस। इसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, मैक्रो। क्या नाम देंगे, मैक्रोन्यूक्लियस। क्लियर बात है, एक छोटा केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक। अब क्या होता है कि पैरामीशियम के चारों तरफ किसका आवरण है, पेलिकल का। अब जब दो पैरामीशियम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो बीच में कोई गैप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो पेलिकल क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। कहां से, जहां से वो जुड़ेंगे। और ये जो जुड़ाव वाला स्थान है ना,
यहां पर एक ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज। और ब्रिज को हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज लिख देंगे। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। जीव द्रव्य सेतु का निर्माण करते हैं, और कोई भी ब्रिज क्या काम आता है? आने जाने के लिए। तो ये ब्रिज क्या करेगा? किसी भी पदार्थ को आने जाने के लिए मार्ग प्रदान करेगा। पदार्थ अंदर और पदार्थ बाहर। वो कैसे होगा उसकी बात करेंगे। ये समझ गए आप? इस पूरी संरचना को हम कहते हैं कंजुगेंट। क्या कहेंगे? कंजुगेंट। इस संरचना को हम क्या कहेंगे बेटा? कंजुगेंट कहेंगे। सहयुग्मी कहते हैं। क्या कहेंगे? सहयुग्मी कहते हैं। क्लियर बात है? यहां तक कोई दिक्कत पहली चीज में? ये हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया। अब जब हम इसको दूसरे स्टेप में लेके जाते हैं तो हमारे पास में सेम डायग्राम आते हैं ऐसे के ऐसे। और अब ये जो डायग्राम है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ऐड करेंगे कि जो गुरु केंद्रक होता है, जो कायिक केंद्रक होता है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें कुछ एंजाइमों के द्वारा तोड़ देते हैं। तो बेटा ये मैंने इस गुरु केंद्र को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हो गया? तो हम क्या कहेंगे? मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट। यहां लिखू तो न्यूक्लियस डीजनरेट यानी टूट गया। ठीक है? एंड डिसअपियर। एंड डिसअपियर, गायब हो गया। क्लियर बात है? ये बात किसकी है? पैरामीशियम और गुरु केंद्रक की है। अब यहां पर अपने पास में क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस, जिसे हम जननी केंद्र कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो बेटा अब ये क्या करेगा? ये जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, इसमें डिवाइडेशन होगा, इसमें विभाजन होगा, और दो विभाजन होंगे, एक रिडक्टिव विभाजन और एक माइटोसिस, जिससे हमारे पास में एक में होगा तो एक से दो, और दो से कितने बनेंगे बेटा? चार बनेंगे। तो एक, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। कौन सा विभाजन हुआ? लघु केंद्रक, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडेड इन माइटोसिस, यानी माइटोसिस के द्वारा क्या हुआ? डिवीजन हुआ। कितनी टाइम बाद हुआ? 2 टाइम। कितने बार? 2 बार। तो 2 बार हुआ तो 1 से 2 और 2 से 4। समझे बात को? अब क्या होगा बेटा? ये फिर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, और अब करेंगे फिर से ये संरचना बनाई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइक्रो न्यूक्लियस 2 टाइम पर डिवाइड हुआ था और 4 लघु केंद्रक बना रहा था, इसमें से 3 को हम गायब कर देंगे। क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे 3 माइक्रो न्यूक्लियस डिसअपियर। गया एक केंद्रक बच गया, तो मैं लिखूंगा यहां पे एक केंद्रक। ये संरचना बन गई। क्लियर बात है? अब क्या होगा बेटा? ये जो एक माइक्रो न्यूक्लियस है ना, ये अनइक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा? अनइक्वली डिवाइड होगा, असामान्य रूप से विभाजित होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? एक और संरचना बनाते हैं, और यहां पर अनइक्वली विभाजन के लिए मैं कहूंगा एक तो बड़ा केंद्रक, बड़ा केंद्रक को साथ देने के लिए एक बनाता है छोटा केंद्रक। तो माइक्रो न्यूक्लियस अनइक्वली क्या हुआ? डिवाइडेड। 2 बनाया, एक बड़ा और एक छोटा। इस बड़े और छोटे में क्या होगा बेटा? तो समझो, इस बड़ा केंद्रक जो है ना,
ये होगा अनएक्टिव। कैसा होगा? अनएक्टिव, यानी चल नहीं सकता। लेकिन ये जो छोटा केंद्रक है ना, ये एक्टिव है, ये चल सकता है। तो अब चल सकता है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको तो मैं भेज दूंगा यहां पे और इसको भेज दूंगा मैं यहां पे, और यहां पर मैं फिर से एक संरचना बनाऊंगा और ये संरचना कहलाएगी, ये संरचना कहलाएगी। तो पहले तो मैं इनको मिला देता हूं बेटा, यहां से ये था और यहां से मैंने एक और बॉल जोड़ दिया, फिर एक ये था, फिर इसमें एक और जोड़ दिया। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा एक्सो कंजुगेट। क्या कहलाएगा? एक्सो कंजुगेट बही संयुग्मी। इसे क्या कह रहे थे? कंजुगेट संयुग्मी। इसे क्या कहेंगे? एक्सो कंजुगेट बही संयुग्मी। समझ गए बात को? अब देखो हुआ क्या है, यहां पे बड़ा केंद्रक छोटे से मिल गया। अब देखो इसका केंद्रक नीचे, इसका केंद्रक ऊपर, दोनों केंद्रकों का पदार्थ या उनमें उपस्थित जो मटेरियल है उनके बीच में समन्वय हुआ या नहीं हुआ, वो आपस में मिले या नहीं मिले। और लैंगिक जनन में क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? दो केंद्रक आपस में ही तो मिल रहे हैं, स्पर्म और ओव्यूम के न्यूक्लियस आपस में ही तो मिल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। यहां भी क्या कर रहे हैं? मिल रहा है, तो मान रहे हैं ना यहां पर भी। और बेटा एक चीज और बता दूं, जिंदगी में हम जितना मानेंगे, जिस चीज को मानेंगे उतना मान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को जान नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं, लेकिन हम मान जरूर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। और मानी हुई चीजें जो है कभी ना कभी तो सच होंगी। आज हम नहीं जान सकते, लेकिन आज अगर हम मान के चलेंगे तो फ्यूचर में हम उस चीज को जरूर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? जान लेंगे उस चीज को। तो हम क्या मान लिए यहां पे? एक्सो कंजुगेट बन गया, केंद्रकों का पदार्थों का आदान प्रदान हो गया और नए केंद्रक बन गए। अब ये बही संयुग्मी क्या होगा? अलग होगा। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब इधर आ रहा है तो इनमें वही एक केंद्रक ये रहा, एक ही रहा, और ये क्या थे अपने पास में जुड़े हुए थे, दो केंद्रक। क्लियर बात है? अब बेटा हमें क्या करना है? डिवीजन करना है। अब मैं यहां पर इस एक केंद्रक में वापस से माइटोसिस करूंगा, समसूत्री विभाजन करूंगा, 3 टाइम तक करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स का मतलब है 1, 2 और 3। ये लो 3 बन गए। अब इनमें केंद्रक डाल दो। अब ये 1 है तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। ये लो बेटा, ये बना दो। अब इन केंद्रकों को अपन वापस से नाम देते हैं। ये अपर के जो 4 है ना, इसको मैं नाम देता हूं मैक्रो न्यूक्लियस, फिर इसको क्या देंगे? माइक्रो न्यूक्लियस। मान के चल रहे हैं ना अपन, और मैंने क्या कहा? मानी हुई चीजें अक्सर सही होती है, अंत तक अच्छा चलेगा, मान लिए। अब फिर क्या करेगा? ये एक नई संरचना बनाएगा और इस संरचना के अंतर्गत 4 केंद्रक, गुरु केंद्रक जो है वो तो एज इट इज रहेंगे। गुरु केंद्रक तो क्या रहेंगे बेटा? एज इट इज रहेंगे, लेकिन गलती से 3 माइक्रो न्यूक्लियस को क्या कर देगा? डिसअपियर कर देगा। क्या कर दिया? डिसअपियर, गायब कर दिया ना। अब यहीं से हम डिवीजन करेंगे। माइटोसिस तो कर रही है, साथ में हम बाइनरी फ्यूजन करेंगे। और बाइनरी फ्यूजन ने क्या कहा था बेटा? कि कोई भी पैरामीशियम कितने पुत्री कोशिकाओं में बटेगा? 2 में। तो इसको मैं करूं डिवाइड। अब बेटा इसको डिवाइड करने के लिए 1 पैरामीशियम और 2 पैरामीशियम बढ़ा दिए। अब बेटा क्या कह रहा हूं मैं? इनका बंटवारा करना है। ये 4 है तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। भाई गुरु केंद्रक में डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, बांट तो सकते हैं ना अपन, बांट सकते हैं ना। और बांटी हुई चीजें
सही भी होती है अगर सही तरीके से बांटा जाए तो। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बंटवारा जो है उल्टा सुल्टा करते, परेशानी रहती है जिंदगी भर। अगर बंटवारा सही तरीके से हो जाए ना तो जिंदगी खुशहाल निकलती है, और अगर बंटवारा थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए ना जिंदगी बेहतर हो जाती है। बेहतर का मतलब खराब हो जाती है, क्योंकि जिंदगी भर उसी बंटवारे का रोजना गाते रहेंगे हम कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तो बंटवारा सही होना चाहिए। तो हम पहले बंटवारा सही कर रहे हैं, 4 है तो 2 इसको और 2 इसको बराबर है। अब क्या करेंगे, ये 1 है माइटोसिस है, इसको तो बांट सकते हैं ना विभाजन के द्वारा। कितने बनेंगे, 1 के 2, 1 इसको दे दो 1 इसको दे दो, बराबर बांट है। क्या पैरामीशियम बन गया क्या ये आपका? नहीं बना, क्योंकि पैरामीशियम क्या कह रहा है, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक, जबकि 2 क्या है, गुरु केंद्रक और 1 क्या है, लघु केंद्रक। तो क्यों ना दोबारा से बाइनरी फिजन करके देखें हम। हमें दोबारा से बाइनरी फिजन करें तो मैं इसको फिर बांटूंगा, 1 और 1 और 1, बट गया, हो गई 4। अब फिर बांट के देखते हैं, तो 1 गुरु केंद्रक 1 गुरु केंद्रक, 1 गुरु केंद्रक और बेटा बट गए ना। अब बटे तो बचा कौन, लघु। कौन सा विभाजन, माइटोसिस। 1 के कितने, 2, इसको दे दो इसको दे दो इसको दे दो 1 और इसको दे दो। क्या पैरामीशियम बने क्या, बिल्कुल बन गए सर, क्योंकि एक पैरामीशियम में गुरु और लघु तो है, यहां भी है। तो हम कहेंगे कि संयुग्मन के दौरान एक बही संयुग्मी से कितने पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती है, 4, और दूसरे से कितनी होंगी, 4। तो हम क्या कहेंगे कि एक बही संयुग्मी से 4 पुत्री पैरामीशियम प्राप्त होते हैं। अब बेटा एक चीज और देखो, ये तो प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस भी काम करनी चाहिए कि विदाउट कंडीशंस या विदाउट फैक्टर के काम नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि संयुग्मन जो होगा वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। कौन सी कंडीशन में होगा, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होगा। दूसरी चीज याद रखना, टेम्परेचर जो होगा ना इसका बेटा वो नियत होगा, यानी टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि पैरामीशियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना हम देंगे उतना ही होना चाहिए, क्योंकि पैरामीशियम के अकॉर्डिंग दोगे तो कंडीशन कैसी हो जाएंगी, अनुकूल। समझ रहे हो। दूसरी बात, जनन जो है वो हमेशा कहां होगा, अंधेरे में। या तो अंधेरे में होगा या जल्दी सुबह होगा, यानी ईयरली मॉर्निंग 4 से 5, 3 से 4 बजे के बीच में जब अंधेरा सा रहता है उस समय क्या होगा, जनन होगा। तो ये हमारे पास में संयुग्मन के कुछ फैक्टर्स थे, ये संयुग्मन की कुछ विधियां थी जिनको हम पढ़ सकते हैं। यहां पर कितनी विधि बनी है याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और बेटा इन 13 पॉइंटों को याद करना है, जैसा मैंने आपको बोला है उनको राइट करो, सेम एज इट इज नोट्स में छापो, कोई फेल नहीं करेगा आपको। और ये क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में। रिप्रोडक्शन अगर पैरामीशियम से पूछता है, प्रोटोजोआ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो संयुग्मन को भूलना मत, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा। समझ रहे हो बात को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एक पॉइंट बचता है प्रोटोजोआ का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, उसकी हम बात करेंगे बाद में। तब तक के लिए आप लोग मौज करो और वीडियो को शेयर करो लोगों के पास में, जल्द से जल्द एक दूसरे के पास में पहुंचा दो। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो और खुशहाल जिंदगी जियो।